अब हम आज स्टार्ट करेंगे नया जैव प्रक्रम जिसको कि हम वहन या परिवहन कहते हैं। वहन या हम इसी को क्या कह सकते हैं, परिवहन। परिवहन या इंग्लिश में अगर हम बात करें तो इसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन या ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी हम इसको कह सकते हैं। तो यह ट्रांसपोर्टेशन या वहन या इसी को हम परिवहन कहते हैं। ये क्या होता है, यह हमारे शरीर में किस प्रकार से वर्क करता है और यह इसकी हमें क्या आवश्यकता होती है, इस पे हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि सभी जीव, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ह्यूमन की या मानव की नहीं बल्कि उन सारे जीवों की बात कर रहे हैं जिनमें की उपापचय या जिसको हम मेटाबॉलिक एक्टिविटी, उपापचय की क्रिया पता है, उपापचय। उपापचय या इसी को हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटी। मेटाबॉलिक एक्टिविटी हमारे जीवों का एक विशेषता है कि हम सभी जीवों में कुछ न कुछ शरीर में जैविक क्रियाएं या जिसको हम मेटाबॉलिक एक्टिविटी कहते हैं, यह लगातार चलते रहती है। तो इन मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए हम जैसे बात कर रहे हैं, जैसे कि ग्रोथ या वृद्धि होती है, नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, नई कोशिकाओं का बनना, नई कोशिकाओं का बनना, पोषण। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं कि पोषण के साथ साथ में और क्या होता है, जैसे ऊर्जा का उत्पादन, ऊर्जा उत्पादन आदि चीजों के लिए अगर हम बात करें कि हमें यह प्रक्रम को चलाने के लिए कुछ आवश्यक पदार्थों की हमें शरीर में जरूरत होती है। अगर मैं पेड़ पौधों की बात कर लूं तो इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, प्रकाश संश्लेषण। उसी प्रकार अगर हम बात करें तो श्वसन, तो आदि ये सब क्या है, इसको हम मेटाबॉलिक एक्टिविटी के अंतर्गत या उपापचय क्रियाओं के अंतर्गत रख सकते हैं। तो यह सभी जो जैव या जिसको हम जैव उपापचय क्रियाएं कहते हैं, इन पदार्थों के लिए हमें कुछ आवश्यक पदार्थों की हमें जरूरत होती है। जैसे वृद्धि के लिए हमें कई प्रकार के पदार्थों की जरूरत होती है, इसको हम कह सकते हैं कि हमें कोशिका द्रव्य की भी जरूरत होती है, कोशिका द्रव्य। नई कोशिकाओं के बनने के लिए हमें विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है। पोषण की बातें हमने कर ही ली थी कि हमारे कई सारे पोषण पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, लवण, जल आदि की आवश्यकता होती है। ऊर्जा का उत्पादन हमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के ऑक्सीकरण के द्वारा मिलते हैं। प्रकाश संश्लेषण, इसके लिए कच्चा पदार्थ जो होता है वह कार्बन डाइऑक्साइड और जल तथा सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में यह क्रिया होती है। श्वसन के बारे में हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि श्वसन में हम विभिन्न प्रकार की गैसों को शरीर के कोशिका तक पहुंचाते हैं तथा कोशिका से हम श्वसन माध्यम के द्वारा उसको बाहर करते हैं। तो यह सभी आवश्यक पदार्थ हमें कहीं ना कहीं हमें पीछे स्रोतों के द्वारा हम शरीर में उसको लाते हैं। तो इनके लिए आवश्यक पदार्थों को हमें कोशिका तक पहुंचाना अनिवार्य होता है, क्योंकि ये सभी जो हमें पता है कि हमारे शरीर की जो यूनिट्स होती है जिसमें कि सभी जैविक क्रियाएं या जिसको हम मेटाबॉलिक एक्टिविटी कहते हैं उस कोशिका के अंदर होती है। तो इनको चलाने के लिए हमें विभिन्न प्रकार के जो आवश्यक पदार्थ होते हैं इनकी सप्लाई या इनकी आपूर्ति जो है वह लगातार होते रहना चाहिए, अन्यथा यह जो उपापचय क्रिया है यह बाधित हो जाएगी। जैसे हमें पता है कि पाचन के द्वारा जैसे हमें मान लो कि अमीनो अम्ल, उसी प्रकार ग्लूकोज,
अमीनो अम्ल, ग्लूकोज और वसीय अम्ल। वसीय अम्ल आदि जो होते हैं यह क्रमशः, जैसे अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल किसके द्वारा मिलता है हमें, किसके पाचन के दौरान मिलता है, यह प्रोटीन के पाचन से मिलता है, प्रोटीन का पाचन होता है। इसी प्रकार जो ग्लूकोज होता है यह कार्बोहाइड्रेट के पाचन से मिलता है, कार्बोहाइड्रेट। इसी प्रकार जो वसीय अम्ल होता है यह वसा के पाचन के दौरान मिलता है। तो अब प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा के पाचन के दौरान हमें यह अमीनो अम्ल, ग्लूकोज तथा वसीय अम्ल मिलते हैं। तो इन वसीय अम्लों को हमें या इन पदार्थों को हमें कोशिका तक पहुंचाना अति आवश्यक होती है, क्योंकि इनका जो पाचन होता है वह हमारे कहा होता है, आहार नाल में होता है। ये क्रिया कहाँ होती है, सभी क्रिया हमारे शरीर के आहार नाल में होती है। आहार नाल हमने पढ़ाई है कि जो आहार नाल होती है ये क्या करता है, इन पदार्थों को उस शरीर मतलब आहार नाल के अंदर जो छोटी आंत होती है इनके पाचन के दौरान इनको अवशोषित करती है और अवशोषित करके यह रुधिर में डाल देती है, और रुधिर के परिवहन के दौरान या परिवहन जो रुधिर हमारे शरीर में परिवहन करता है उसके द्वारा यह अम्ल, ये जो विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ होते हैं तो यह उस कोशिका तक पहुंचते हैं। यदि यह पदार्थ कोशिका तक नहीं पहुंचे तो इनका हमारे शरीर में कोई भी महत्व नहीं है। जब तक कि यह हमारे कोशिका तक नहीं जाएंगे तो इनका कोई भी वर्क हमारे लिए अनर्थ है, मतलब यह कोई हमारे काम के नहीं होते। तो इस प्रकार से इसके अलावा हमारे शरीर में कुछ ऐसे उपापचय क्रियाओं के दौरान कुछ ऐसे पदार्थ बनते हैं जो हमारे शरीर में अनुपयोगी होते हैं। जैसे हमने बात की थी कि जो ग्लूकोज होता है इसके ऑक्सीडेशन या इसके ऑक्सीकरण से क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है तथा पानी बनता है तथा ऊर्जा। तो यह ऊर्जा और पानी जो होते हैं वो हमारे शरीर में उपयोग कर ली जाती है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए यह एक अपशिष्ट पदार्थ होता है। वैसे ही अमीनो अम्ल के पाचन के दौरान कुछ नाइट्रोजिनस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जैसे यूरिया वगैरह, यह हमारे शरीर के लिए अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। कुछ सारे नाइट्रोजिनस पदार्थ जैसे क्रिटेनिन वगैरह, ये इनका हमारे शरीर में कोई उपयोग नहीं होता। तो ऐसे पदार्थों को हमारे शरीर से बाहर निकालना अति आवश्यक होता है, क्योंकि कोशिका में अगर यह रहेंगे तो कहीं ना कहीं उपापचय क्रियाएं जो है वह बाधित होगी। तो इनको शरीर से निकालने के लिए भी, यह बाहर निकालने के लिए भी हमारे शरीर में जो होता है यह परिवहन तंत्र के माध्यम से होता है। तो आवश्यक पदार्थों को कोशिका तक पहुंचाना और कोशिका के अंदर के जो वेस्ट पदार्थ होते हैं उसको कोशिका से बाहर निकालना, यह दोनों भी काम जो होते हैं इस परिवहन तंत्र के माध्यम से होते हैं। तो परिवहन तंत्र का तात्पर्य क्या है, इसको हम किस प्रकार से परिभाषित करते हैं, तो हम पहले इसको परिभाषित कर लेते हैं। तो हम परिवहन की को कुछ इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि हमारे शरीर में जैविक क्रियाओं के जो जितने भी जैविक क्रियाएं होती है उस जैविक क्रियाओं को संपन्न करने के लिए हमें कई सारे आवश्यक पदार्थों की जरूरत होती है, जो कहीं ना कहीं उनको कोशिका तक पहुंचाना अति आवश्यक होता है। तो उन पदार्थों को या उपयोगी पदार्थों को कोशिका तक पहुंचाना तथा उस क्रियाओं के दौरान कई सारे ऐसे पदार्थ भी बनते हैं जो कि हमारे लिए अपशिष्ट या अनुपयोगी होते हैं, तो उनको वहां से हटाते रहना भी आवश्यक होता है। तो उनको शरीर से गंतव्य स्थान तक या शरीर से बाहर निकालने के लिए हमें एक ऐसे तंत्र की आवश्यकता होती है जो कि उपयोगी पदार्थों को उसके कोशिका तक पहुंचाने का काम करे तथा वहां से अनुपयोगी पदार्थों को वहां से बाहर निकालने का काम करे। तो ऐसे तंत्र को हम क्या बोलते हैं, परिवहन तंत्र बोलते हैं। इसको परिभाषित कैसे कर सकते हैं, उपयोगी पदार्थों का उनके मूल स्रोतों से शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने तथा अनुपयोगी और हानिकारक पदार्थों को कोशिका से बाहर निकालकर गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, परिवहन तंत्र कहते हैं। जीवों के शरीर में इस कार्य के लिए विकसित तंत्र को परिवहन तंत्र हम कहते हैं। देखिए, कोशिका के अंदर सभी क्रियाएं होती है। हमें 9th क्लास में भी हमने कोशिका की बात की थी कि कोशिका हमारे शरीर की संरचनात्मक इकाई होती है तथा यह एक क्रियात्मक इकाई भी होती है। मतलब जीवन संबंधी सभी जो क्रियाएं होती है इस कोशिका के अंदर
होती है। अगर मैं ऑक्सीकरण बोलूं तो विभिन्न प्रकार के जो हमारे भोज्य पदार्थ होते हैं उनका ऑक्सीकरण इस कोशिका द्रव्य में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। तो उसके दौरान इनको उस पदार्थों की, कई सारे पदार्थों की इनको आवश्यक होती है। जैसे यहाँ साइटोप्लाज्म है तो साइटोप्लाज्म के कई प्रकार के लवण होते हैं, इस प्रकार कुछ प्रोटीन होता है, अमीनो अम्ल होता है, वसीय अम्ल होता है, कुछ हार्मोन्स होते हैं, जल होता है। इसके अलावा प्रोसेसिंग के दौरान या इसमें जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस के दौरान कुछ अनुपयोगी पदार्थ होती है। तो इनके अंदर ये पदार्थ सारे कोशिका के पास तो होते नहीं है, यह कहीं ना कहीं दूसरे स्थान से यहां तक पहुंचते हैं और यहाँ पे जो अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं कोशिका में, इसको यहां से बाहर निकालने के लिए इन दोनों के लिए हमें शरीर में कुछ न कुछ ऐसे तंत्र होता है जो कि यह पदार्थों की सप्लाई करने का काम करता है, कोशिका तक पदार्थ पहुंचाने का और कोशिका से पदार्थों को, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का काम करता है। उसी को हम विकसित जीवों में हम उसको परिवहन तंत्र कहते हैं।